फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है उसका ये तीसरा हेडिंग है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पहला नंबर था, नंबर 2 था ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के बाद आज है फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। मलेरिया की मिसाल अगर लेते हैं तो मलेरिया के बारे में ये बताया गया था कि लोग जो हैं उन्हें बुखार महसूस होता है, उनके जिस्म को कपकपी सी महसूस होती है। जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, जो लोग कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता। इस तरह की काफ़ी उस पर ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया गया था। हाइपोथेसिस क्या मलेरिया पे बनाया गया था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस उस वक्त तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकती अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड, जब तक उनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए, मुनज़्ज़म ना किया जाए, तरतीब ना दी जाए। एंड रिलेटेड टू ए क्वेश्चन, और उसका तल्लक जो उस क्वेश्चन से ना होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजर्स हिज और हर और अदर्स ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे पहले जो लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू डेटा में फॉर्म में एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और फिर एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। उस स्टडी में जो एक बायोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं उसका आंसर उसे उस स्टेटमेंट से मिलता है। जिस तरह ये स्टेटमेंट की थी, ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के बारे में, तो उससे ये आंसर मिला था। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, इसे ऐसे भी जो है डिफाइंड किया जा सकता है, प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। प्रपोजिशन जो सच्ची साबित हो सके। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। ये जनरल स्टेटमेंट होती है, आम बयान होता है। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये अभी को आइडिया जो है सच्चा साबित नहीं हो चुका होता। इट शुड एग्री विद दी अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। ये जो ऑब्जर्वेशन है उन पे इसका इन्हिसार होता है। जिस तरह बायोलॉजिस्ट ने बहुत सी ऑब्जर्वेशन मलेरिया के बारे में की तो उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको जितना भी सादा हो सके सादा कर बनाना चाहिए। हाइपोथेसिस मुश्किल नहीं होना चाहिए, सादा होना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल। ये ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए कि इसे टेस्ट किया जा सके, पोटेंशियली फाल्सिफाइबल, और इसे गलत भी साबित किया जा सके। हाइपोथेसिस के बाद जब हमने हाइपोथेसिस बना लिया है तो उससे फिर हमने एक मंतकी नतीजा निकालना है जिसको डिडक्शन कहते हैं। जिस तरह मिसाल दी गई है बुक में कि अगर सेल में दरियाफ्त किया गया न्यूक्लियस, जब बायोलॉजिस्ट ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया तो उनके बाद उन्होंने ये डिडक्शन बनाई। अब दुनिया के सारे प्लांट्स और एनिमल को जो है वो उनमें ये सेल देखना मुश्किल होता है, सेल में न्यूक्लियस। तो फिर उससे ये डिडक्शन बनाई गई कि तमाम एनिमल्स और प्लांट के जो सेल हैं इनमें न्यूक्लियस होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप, यानी हाइपोथेसिस बनाने के बाद, हाइपोथेसिस हमने बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिस्ट ड्रा द डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस।
डिडक्शन क्या है? लॉजिकल मंतकी नतीजा है हाइपोथेसिस से जो लिया जाता है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए अ हाइपोथेसिस टेकन एज ए ट्रू, हाइपोथेसिस जो है वो सच्चा भी हो सकता है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यानी डिडक्शंस उससे बनाई जाती हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड में इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ट्रू, अगर कोई ख़ास हाइपोथेसिस जो है वो सच साबित हो जाए, देन वन शुड एक्सपेक्ट द डिडक्शन, तो फिर वो जो है उस डिडक्शन पे जो है तो की जा सकती है अ सर्टन रिजल्ट, कि वो कोई जो है ख़ास रिजल्ट देगी। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ देन। अब यहां इफ देन की, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पर्सन हैविंग द मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। इफ और देन का मैंने इस्तेमाल किया है। हमारा हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उससे हमने डिडक्शन बनाई है इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब वो जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसको इफ और देन के साथ लिखा जाता है। शुरू में इफ लगाते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है तो फिर वो सारे लोग जिन्हें मलेरिया हो जाता है उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन उसमें फिर किए जाते हैं डिडक्शन को देखने के लिए, डिडक्शन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मलेरिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 100 पेशेंट मलेरिया का जो है ब्लड टेस्ट किया गया और 100 जो है वो हेल्दी पर्सन का किया गया। तो हेल्दी पर्सन में सिर्फ 7 लोगों को मलेरिया हुआ था और दूसरे जो है वो पेशेंट जो थे उन सब के जो है वो ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह करते हैं। मोस्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज द एक्सपेरिमेंटेशन। इसका अहम जो स्टेप होता है, बेसिक जो स्टेप होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन होता है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तजर्बात करते हैं ये देखने के लिए टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, कि हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत है। द डिडक्शंस व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, वो जो डिडक्शन उस हाइपोथेसिस से बनाई जाती हैं, जिस तरह मैंने ये कहा है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल persons having the malaria should have plasmodium in their blood are subjected to rigorous testing। उसको सख्त टेस्टों में से गुजारा जाता है डिडक्शन को। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। बायोलॉजिस्ट ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है सही है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट नहीं होता, आर रिजेक्टेड, उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स द करेक्ट इज एक्सेप्टेड, जो हाइपोथेसिस जो है वो सच साबित हो जाता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस में फर्दर प्रिडिक्शंस, इस जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है इस पे मजीद काम किया जाता है। दैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी, इसके बारे में मजीद जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। पहले एक बंदे ने इस पे टेस्ट किया है, फिर इसके बाद जो है इस पे दूसरे साइंसदान भी काम करते हैं, इसकी वैलिड होने को जो है टेस्ट करते हैं। अगर ये सही है या ये गलत है तो उसकी वैलिडिटी को जो है वो टेस्ट करते हैं। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, बायोलॉजिस्ट गैदर्स द एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्चुअल असली और क्वांटिटेटिव जिसको काउंट किया जा सके डेटा एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं। जिस तरह मलेरिया की मिसाल में जो है एक्चुअल डेटा लिया गया है, 100% लिए गए हैं जो पेशेंट थे, 100% लिए गए हैं जिनको मलेरिया नहीं था,
ये एक्चुअल डेटा है। वैसे ही कह देना कि जो है 100 पेशेंट जो है उनको मलेरिया है, प्लाज्मोडियम है और 100 को नहीं है, ये एक्चुअल गैप रिजल्ट नहीं है। क्वांटिटी इसमें यह बताई गई है कि 100 लोगों को मलेरिया हो गया और 100 जो थे उनमें से सिर्फ 7 को है जो सेहतमंद थे। ये डेटा इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ये तजर्बात के जरिए। डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज, फिर हर ग्रुप का जो डेटा होता है उसकी एवरेज निकाली जाती है। एवरेज निकाली गई है कि 100 में से 100 ही लोगों को जो मलेरिया हो गया। एवरेज निकाली गई है कि 100 में से 7 लोगों को जो मलेरिया हुआ है जो तंदुरुस्त थे। कंपेयर द सेटिस्फैक्ट स्टैटिस्टिकली, और इसको स्टैटिस्टिकली जो है टेस्ट किया जाता है। टू ड्रा द कंक्लूजन, फिर उससे नतीजा निकाला जाता है। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसको कंक्लूजन को जो है निकालने के लिए, बनाने के लिए साइंसदान जो है स्टैटिस्टिकल जो है एनालिसिस करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें डेटा को गैदर करके, इकट्ठा करके डेटा को, उसका कंक्लूजन निकालने के मेथड और फार्मूले हैं, इसलिए इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। स्टैटिस्टिकल नॉलेज एनालिसिस के बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब ये जो बात सामने आई थी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया हाइपोथेसिस था, उसके बाद उसमें डिडक्शन थी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर 100% को जब चेक किया गया, पर्सन को जो इल विद मलेरिया थे और जो हेल्दी थे, ये एक्सपेरिमेंट किए गए। ये सारा जो है इसको रिपोर्ट किया जाता है, इसको पब्लिश कराया जाता है ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ के इसकी वैलिडिटी को चेक करें। बायोलॉजिस्ट जस्ट publish their findings in the scientific journals, साइंसी जर्नल्स में उसको पब्लिश कराते हैं, एंड बुक्स और किताबों में। इट टॉक्स एट द इंटरनेशनल, इसके बारे में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग होती है उसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इन द सेमिनार्स, और सेमिनार जो कॉलेजों में होते हैं उनमें इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और यूनिवर्सिटी में इसको एक्सप्लेन करते हैं। पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट को पब्लिश करना जो होता है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। एक रिजल्ट को पब्लिश करना जो होता है साइंटिफिक मेथड का बहुत ही आम हिस्सा होता है। अगर पब्लिश ना किया जाए, हो सकता है वो गलत हो सकता है जब वो दूसरों की नज़र से नहीं गुजरेगा, पता नहीं वो सही है या गलत है जो बात खुद कर दी है। जब उसको पब्लिश किया जाएगा तो और भी बायोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। इट अलाउज द अदर पीपल टू वेरीफाई, पब्लिश करने से दूसरे लोगों को भी मौका मिलता है इसको वेरीफाई करने का, रिजल्ट, इसके नताइज को, एंड अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स। और ये जो नॉलेज इसने दिया है एक प्रॉब्लम को हल करने में, वो आगे और प्रॉब्लम को हल करने में भी जो है अप्लाई होता है, लागू होता है। आज ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। मैं पहले भी इसके बारे में ये कहता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा हो तो उसके पार्ट्स बना लिए जाते हैं, उसको हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। जिस तरह ये क्वेश्चन बड़ा था, मैंने इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब इस लेक्चर को सम अप करता हूँ। पहले हमने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने उस पर हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। हाइपोथेसिस से आगे हमने डिडक्शन बनानी होती है। डिडक्शन से आगे जो है हमने उस पर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको हम जो है वो समराइज़ करना होता है। समराइज़ करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। ये एक बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। एक बायोलॉजिस्ट को किसी भी प्रॉब्लम में पे रिसर्च करने के लिए इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, फिर ये साइंटिफिक नॉलेज जो है बनता है। थैंक यू।